साथियों, इस वीडियो में हम समास के बारे में पढ़ेंगे और समास को पढ़ने की ज़रूरत क्या है पहले ये बताएं, फिर हम पढ़ेंगे क्यों वो जान ले तो ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पढ़ते समय हमने जो कुछ हिंदी भाषा है हमारी, तो भाषा में व्याकरण का बहुत बड़ा रोल होता है। तो समास जो होता है ये केवल इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि किसी भी कहानी को लिखते समय, किसी भी काव्य को लिखते समय अगर हम समास का प्रयोग कर देते हैं तो जो हमारे शब्द हैं वे कम हो जाते हैं, हमें कम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। बस यही एक फ़ायदा होता है समास का। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह पास बैठने से होता है। अब आप कहेंगे कि शब्दों में पास क्या बैठता है? बिल्कुल बैठता है। हमने कहा राजा का पुत्र, हमें इसको जब हम समास में परिवर्तित करेंगे तो ये राजपुत्र होगा। का हटा दिया हमने, राजपुत्र जो था राजा का पुत्र, उसमें हम राज और पुत्र को पास पास ले आए, तो पास बैठने से यही है, ठीक है ना। और एक बात, समास संक्षिप्तीकरण करता है। संक्षिप्तीकरण इसका मतलब ये छोटा कर देता है, वाक्य हमारे जो बड़े होते हैं उनको छोटा करके भी लिख देता है। ठीक, दो बातें यहाँ से आपको क्लियर हुई। तो जब आपसे समास की परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? समास का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, जिसका प्रयोग हम संक्षिप्त करने के लिए करते हैं। किसको संक्षिप्त करने के लिए? वाक्यों को, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। समास के भेद, समास की परिभाषा, और समास की परिभाषा हमने अभी जो बताया वो एक लाइन वाली। इसके बाद जो समास के भेद हैं उनको भी कैसे पहचानेंगे, और इसके साथ साथ समास में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो पद का होता है। पद क्या होता है? शब्द होते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास वाक्य रहेगा, जो हमारे पास एक सामसिक पद दिया जाएगा, उसमें हम पहचानेंगे। तो इसमें पूर्व पद, उत्तर पद दो होते हैं, इनको भी जानेंगे, और जो बातें हैं उसको भी पहले शुरू करते हैं, ठीक है ना। समास, जैसा कि अभी हम तुरंत आपको बताए, और ये जानना आपके लिए ज़रूरी भी है। क्या जानना ज़रूरी है? वो ये जो है ये सम और आस से मिलके बना है, ठीक है ना, संस्कृत का शब्द, ठीक। और इसका मतलब होता है पास, ठीक, और इसका मतलब होता है बैठना। पहले हम ये जान लें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। अब ये दोनों पास बैठना, ये इसका मतलब यहाँ से ये बना। समास का मतलब पास बैठना। तो पास कोई बैठता नहीं है। जो शब्द होते हैं हमारे सामने, जो शब्द लिखे गए रहते हैं, उन्हीं शब्दों को हम इस तरीके से व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं कि उनमें थोड़ी सी जो दूरी है, जो विभक्ति है, विभक्ति का लोप हो जाता है। जो संबंध बताए गए रहते हैं का, की, के, में, ये सब हटा दिए जाते हैं। एक हमारे पास शब्द मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या समझे? जो इसकी जो परिभाषा बनेगी वो ये होगी। परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वह क्या होता है? वो समस्त पद होता है। तो अब आप कहेंगे समास में आप इसको बता रहे हैं, ये समस्त पद होगा, और जो ये पूरी प्रक्रिया होगी ये समास में की जाती है, समस्त पद कहलाता है, ठीक। और इसी प्रक्रिया को हम समास कहेंगे, ठीक, जो हमने किया। और एक लाइन में जो हमारी परिभाषा होगी वो क्या होगी? समास का अर्थ होता है क्या?
संक्षिप्त करना किसको? वाक्य को। ठीक, अब इनके भेद की बात करते हैं, और भेद को हम जब बताएंगे, समास के जो मुख्यतः भेद हैं वो 6 किए गए हैं, जिसमें से जो एक तत्पुरुष होता है उसी का एक उपभेद भी होता है। उसमें तत्पुरुष के भी भेद होते हैं और उस भेद में भी एक जो है वो उपभेद होता है। दोनों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम समास के अगर भेद की बात करें, ठीक, सबसे नंबर 1 अव्ययी भाव को रखते हैं। अव्ययी भाव। नंबर 2 तत्पुरुष को कर देते हैं। नंबर 3 कर्मधारय कर लेते हैं। ठीक, नंबर 4 जो नंबर 4 होगा वो क्या होगा? कर्मधारय के बाद किसको रखें हम? चलो द्विगु को रख लेते हैं ना। इसमें कोई सीक्वेंस का मामला नहीं होता है कि हम किसको पहले रखें किसको बाद में रखें। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बात और बताएं, इसी में नंबर 5 पर हम यहाँ बहुब्रीहि रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि बहुब्रीहि और जो द्विगु समास होता है और जो कर्मधारय होता है, इन तीनों में कुछ समानता होती है। समानता का मतलब ये, कभी कभी हमें लगता है कि ये सब कंफ्यूज कर देते हैं कि ये कर्मधारय होगा कि यहाँ पर द्विगु समास होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ आपको हम बताते चलें कि जो समास होता है, जैसे हम उनका विग्रह करेंगे, समास के जो उसमें पद हैं, जो शब्द हैं, उनको हम जैसे जिस प्रकार से अलग करते हैं, जिस व्यवस्था के अनुरूप, अगर हम द्विगु समास को ध्यान में रखते हुए अलग करते हैं तो वो हमारा द्विगु समास में आएगा। अभी उसको हम जानेंगे, पहले बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसको पहले बता देते हैं। अब यहाँ हम द्वंद्व समास लिखेंगे, सबसे सरल यही होता है। ठीक, ये तो समास के भेद हुए। ठीक है, समझ में आया, ये समास के भेद हुए। अब समास के भेद को जानने के बाद हम इन सब की परिभाषा जानने से पहले हम पहले जो समास में कुछ प्रयोग होते हैं, शब्द आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि इनको जानने के लिए क्या क्या इसमें तत्व आते हैं, उनको पहले जान लें, जिससे कि हमें ये कन्फ्यूज़न ना हो, कहीं हमें डाउट ना हो। तो सबसे पहले हम उनको जानेंगे। तो जो हमारा समास होता है, समास में एक होता है सामासिक पद, इसी को हम क्या कहते हैं? समस्त पद भी कहते हैं। इसको आप जान लीजिए, समस्त पद, जिससे वहाँ अभी पढ़ाते समय कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सामासिक पद और या समस्त पद वे होते हैं जो हमारे पास शब्द दिया गया रहेगा, शब्दों का जो समूह होगा, 2 या 2 से अधिक शब्द को हम जोड़ेंगे, जब जोड़ करके जब हम विभक्ति का लोप करके एक नया शब्द बनाते हैं, तो जो नया शब्द बन करके हमारे सामने आता है वही हमारा सामासिक पद या समस्त पद होता है। ठीक, तो इसको अगर हम पहचानना चाहें तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? ये जो सामासिक पद होता है, ये शब्दों के मेल से बना जो नया शब्द होता है वही हमारा समस्त पद होता है। ठीक, इसके बाद एक और आता है, इसी में प्रयोग किया जाता है, उसको भी बता देते हैं। ठीक है ना,
उत्तर पद, पूर्व पद, ठीक। इसके साथ साथ उसको भी लिखें हम, क्या वो होता है प्रधान पद, ठीक, और एक होता है गौण पद, ठीक। उत्तर पद और अगर हम इनकी बात करें, किसकी, उत्तर पद ये होता है कि जो हमारे पास समास दिया गया रहेगा, जो हमारे पास सामासिक पद दिया गया रहेगा, उसमें जो बाद वाला रहेगा, बाद वाला पद, इसी को हम शब्द भी कहेंगे, ठीक। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पूर्व पद जो पहले हो, ठीक, पहले, ठीक। प्रधान पद ये मुख्य कहेंगे हम इसको, केवल मुख्य, मुख्य पद, ठीक, जो सबसे मुख्य हो, ठीक। गौण पद ये दूसरे दर्जे का हम कह सकते हैं, ठीक है ना, जो प्रधान ना हो। पहली बात तो हम ये कहेंगे जो मुख्य ना हो, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे जो मुख्य ना हो, जो मुख्य ना हो। तो जो मुख्य नहीं होता है वह क्या होता है, दूसरे दर्जे का होता है, दूसरे स्थान का, ठीक, ठीक। इतना समझ में आया। एक उदाहरण लेते हैं और इन सब की बात को क्लियर कर देते हैं यहीं पर, ठीक है ना। ये सामासिक पद, उत्तर पद, पूर्व पद और प्रधान पद। हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने लिखा, क्या लिखा, राजा, सरल सा लेंगे ज़्यादा सही रहेगा, राजा का पुत्र, ठीक, ये होगा राजपुत्र, ठीक है, ये राजपुत्र बना, ठीक। ऐसे ही हमने कहा यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक, ये क्या होगा, शक्ति के अनुसार, दो उदाहरण हुए, लेकिन इसको पहले हम इसमें थोड़ी सी जगह मिटाते हैं। पहले इसको हम जान लें कि इसमें क्या है, ठीक है, कौन क्या है, किसको क्या कहेंगे ना। तो ये जो राजा का पुत्र है, ठीक, इससे जो ये नया शब्द बना, ये हमारा यही जो होगा, इसे ही क्या कहेंगे, ये हमारा सामासिक पद होगा। इसी को हम समस्त पद भी कहते हैं, ठीक। क्लियर हुआ। समस्त पद क्या होता है, शब्दों के मेल से बना नया शब्द, राजपुत्र, ठीक। अब हम बात करते हैं उत्तर पद की। तो जब हम उत्तर पद की बात करेंगे तो जो हमारा उत्तर पद वाला होगा, उत्तर पद का, ये उत्तर का मतलब क्या होता है, हमने क्या कहा, बाद वाला। तो बाद में कौन है, पुत्र है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये उत्तर पद होगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ। पूर्व पद पहले वाला, तो ये जो इतना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये हमारा जो है, इसको हम, ये इतना, ये हमारा क्या होगा, ये पूर्व पद होगा, ठीक। पूर्व पद भी समझ में आ गया, ठीक। अब ध्यान देंगे प्रधान पद और गौण पद। प्रधान पद मुख्य पद होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो मुख्य होगा वो क्या है, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र में हम देखें तो इसमें ये तत्पुरुष समास है, ठीक है ना।
ये जो हमारा उदाहरण है ये तत्पुरुष समास है जिसमें विभक्तियों का लोप किया जाता है, ठीक है ना। और तत्पुरुष समास की परिभाषा भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसमें जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। तो जो हमारा ये पुत्र है, ये जो पुत्र शब्द है यहाँ पर, यही पुत्र शब्द हमारा ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये पुत्र शब्द जो है ये इसी को हम कहेंगे मुख्य, ये हमारा मुख्य पद होगा, ठीक, समझ में आया। और जो ये राज लिखा हुआ है ये हमारा जो क्या होगा, ये हो जाएगा गौण पद, इसी को हम कहते हैं जो मुख्य ना हो, ठीक। इतना समझ में आया यहाँ से। क्या क्या, उत्तर पद जो बाद वाला है, पूर्व पद जो पहले आता है, ठीक, और उसके बाद प्रधान पद जो मुख्य रूप से हो, ठीक है ना, जिसको हम प्रमुख दें, जो मुख्य उसमें प्रधानता हो, ये पुत्र को। इसके बाद गौण पद जो मुख्य ना हो, ठीक। और यहीं से हम देखेंगे जो समास की परिभाषा होती है शब्द को पास में बैठाने की, यहाँ राजा का पुत्र, यहाँ विभक्ति का लोप हुआ और जो ये दोनों शब्द थे, ये दोनों शब्द पास पास में आकर के मिले, नया शब्द बना राजपुत्र, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब यहीं से आगे चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक एक करके सबकी परिभाषा जानते हैं और फिर उनको पहचानेंगे कैसे, इसको भी जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा था आपसे अव्ययी भाव समास की बात की थी। किसकी बात की थी? अव्ययी भाव समास की। तो जो अव्ययी भाव समास होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अव्यय शब्द लिखा हुआ है। तो जो अव्ययी भाव समास मिलेगा हमें, सबसे अच्छी पहचान के पहले इसको हम लिख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास, ठीक, अव्ययी भाव समास। नाम में देखेंगे आप अव्यय जुड़ा हुआ है, तो जो ऐसा समास जिसमें जो पहला पद होगा, जो पूर्व पद होगा वो अव्यय होगा, वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। बहुत सरल भाषा में इसकी परिभाषा हम बताएंगे कि अव्ययी भाव समास जो होता है हमारा, उसमें जो हमारा समस्त पद हमारे पास मिलेगा, समस्त पद मतलब जो हमारे सामने शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनता है, विभक्तियों का लोप करने के बाद जो हमारे सामने एक नया शब्द लिखा गया रहता है, नया शब्द जो आया रहता है, वो हमारा समस्त पद होता है। और जब उसमें समस्त पद में अव्यय होगा और वो प्रधान होगा, तो वहीं पर और उसी की वजह से जो समस्त पद है वह भी अव्यय ही बन जाएगा। वहाँ हम देखेंगे कि ये अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। जिस समस्त पद में पूर्व पद हमने आपको बताया था क्या होता है ना, पूर्व पद जो पहला होता है, जो पहला शब्द होता है। तो जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद अव्यय हो और वही प्रधान होगा। जो हमारा पूर्व पद है वही हमारा प्रधान होगा। क्या? जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा पूर्व पद प्रधान भी हो। अच्छा, प्रधान का मतलब कैसे हम जानेंगे? प्रधान का मतलब ही जो मुख्य हो, मतलब कि अगर हम उसको हटा दें तो जो हमारे पास समस्त पद है उसका कोई अर्थ ना रह जाए, तो वहीं उसी के रहने की वजह से, उस शब्द की उपस्थिति की वजह से जो हमारा शब्द है वो पूरा अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो हम ये जान लेंगे कि वो प्रधान है। ठीक, उदाहरण के लिए आप अपने परिवार का उदाहरण ले लीजिए। परिवार में जो मुखिया होता है, अगर मुखिया न रहे तो कोई भी परिवार का सदस्य सही निर्णय नहीं लेता है। ठीक, परिवार में जो भी कार्य हैं वह सब इधर उधर हो जाते हैं ना। वही ठीक भूमिका यहाँ इसकी भी होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम
बात कर रहे थे। समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा पूर्व पद जो हो वह प्रधान भी हो। और यहाँ हम देखेंगे कि इसकी वजह से जो हमारा समस्त पद होगा, जो समस्त पद वो एक प्रकार से हमें देखेंगे तो पूरा अव्यय बना हुआ ही दिखाई देगा। वह हमारा प्रधान भी हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक। इसका एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देखते हैं और उदाहरण से फिर समझते हैं। यथाशक्ति, ठीक। इसके बाद अच्छा यहाँ पे एक बात और बताएंगे। अधिकतर जो हम आपको वाक्य मिलेगा उसमें आप देखेंगे कि अव्यय शब्द ही सबसे पहले आता है। तो अव्यय की पहचान क्या होती है? अव्यय वो होते हैं, अव्यय अविकारी शब्द होता है, ठीक। मतलब वो बदलता नहीं है। यथा ऐसे ही आ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे अभी एक दो लिख लेता हूँ पहले। आमरण, यहाँ भी देखेंगे आप, ठीक। इसके बाद आजीवन, आजीवन के बाद और क्या हो सकता है? भरपेट। अभी पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे ये अव्यय आया है। बस 4 उदाहरण देखते हैं और इनको। अब ये हमारे पास ये हमारा समस्त पद है। ये जितना लिखा गया है यहाँ पे, ये सब हमारा ये और ये सब हमारे जो हैं, ये सब हमारे समस्त पद हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं, ठीक। इनसे जो आगे हम लिखेंगे वे ये हमने लिखा यथाशक्ति, और यथाशक्ति को जब हमने अलग किया तो अलग करते समय हमने लिख दिया, क्या लिखा? शक्ति के अनुसार। हमने क्या लिखा? शक्ति के अनुसार, ठीक। शक्ति के अनुसार। अब ये हमारा सामासिक पद था, समस्त पद था। ये जो इतना यहाँ पर ये वाला शब्द है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये समास विग्रह हुआ। इसका मतलब इनको जब हमने अलग अलग करके लिखा तो वो हमारा समास विग्रह कहलाया, ठीक। ये इसको हम क्या कहेंगे? ये समास विग्रह किया गया है। ये समास विग्रह किया गया है, ठीक। धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम इनका करेंगे, ये आमरण का बताइए क्या होगा? अच्छा, हमने कहा था कि पहले मैं अव्यय बताऊंगा। अव्यय वे होते हैं अव्यय शब्द जो वचन, लिंग और कर्ता के जो कारक चिन्ह होते हैं उनके अनुसार अपना रूप बदलते नहीं हैं। जैसे यथा शक्ति, अगर हमें इसको बहुवचन में प्रयोग करना हो तो हम यथो नहीं कहेंगे ना, ढेर सारे नहीं कहेंगे, ये अपने आप में। ऐसे ही भरपेट ना, तो ये सब हमारे जो हैं वे हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, इनका रूप बदलता नहीं, इसीलिए अव्यय जो होते हैं वे अविकारी शब्द भी इसीलिए कहे जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम इसमें आमरण की बात किए तो आमरण का मत यहाँ पर जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? मरण तक। यहाँ तक अव्यय शब्द है, ठीक। और एक बात, जो हमारा समस्त पद होगा उसमें पहला शब्द ही होगा अव्यय, ठीक है ना। आजीवन, तो जीवन भर क्या हो जाएगा? ये जीवन भर। भरपेट, भरपेट क्या होगा? भोजन हम सभी करते हैं ना। यहाँ देखिए, यहाँ आजीवन पे जीवन भर आया, तो क्या भरपेट पे? भरपेट में क्या होगा? पेट भर। यहाँ उलट जाएगा, पेट भर। अब यहाँ से आपको फिर से यही क्लियर करूँगा कि ये सब जितना है,
ये सब हमारा क्या है, ये समास विग्रह किया गया है। ठीक, क्लियर हुआ ये। ऐसे ही और सारे, रातों रात, रात ही रात में, हाँ, यथा नियम, नियम के अनुसार ना, तो यथा शीघ्र ना, यथा विधि, विधि के अनुसार। तो ये सब हमारे क्या हैं, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास क्लियर हुआ, समझ में आया। आगे चलते हैं। अब हम दूसरे समास की बात करेंगे, और जो दूसरा समास होगा ये तत्पुरुष समास होगा। ठीक, तत्पुरुष समास भी अपने आप में अलग ही है। तत्पुरुष समास, इसकी जो परिभाषा होगी, परिभाषा हमारी ये होती है कि जो इसका जो पूर्व पद होगा, जो हमारा तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद होगा वो प्रधान नहीं होगा। ठीक, जो दूसरा पद होगा जिसको हम उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद जो होगा वो हमारा क्या होगा, समास होगा, सॉरी प्रधान होगा। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा बनेगी, और इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है, इसमें जितने कारक चिन्ह होते हैं हमारे, कर्ता और संबोधन को छोड़कर, वे सब उनकी जो विभक्तियां होती हैं उन्हीं का लोप हुआ रहता है। इसको पहचानने का तरीका यही है, और इन्हीं के आधार पर इनका भेद भी किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है। इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, जिस समस्त पद में दूसरा पद मतलब उत्तर पद, दूसरा पद मतलब यहाँ पर इसको हम बता दें, यहाँ दूसरा पद मतलब उत्तर पद। ठीक, दूसरा पद प्रधान हो, प्रधान हो का मतलब मुख्य हो। ठीक, वह, और इसके साथ साथ एक बात और, हमने क्या बताया, इसमें विभक्तियों का लोप होता है, तो उसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर ही देते हैं। क्या मेंशन कर देते हैं, मुख्य हो तथा समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर विभक्ति, देखिए सब जब समास विग्रह करेंगे तब यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या कहेंगे, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ रहे, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। वह क्या होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक, ये क्लियर हुआ। इसकी पहचान जो सबसे यूनिक बताएंगे आपको, पहचान क्या होती है इसकी। इसकी जो पहचान है वो विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह, और वो विभक्ति चिन्ह क्या, विभक्ति चिन्ह किसके, कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को जो है, केवल कर्ता को हटा दीजिए, कर्म से शुरू होगा और कर्म से शुरू होकर के कारक चिन्ह विभक्ति का प्रयोग हो। ठीक, ये पहचान है इसकी। उदाहरण देखते हैं क्या है और वहीं से क्लियर करते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, बहुत अगर प्रयोग करता हूँ उदाहरण,
उदाहरण में हमने लिया, क्या लिया, बहुत ज़्यादा सरल है, ग्रामगत। ठीक, ग्रामगत। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में क्या होगा, ग्राम को गत, ग्राम को गत। ठीक, क्या है ये, यहाँ देखिए, ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है। क्या है ये विभक्ति चिन्ह है ना। यही प्रयोग हुआ रहेगा। तो इसी को हम जानने के लिए, ठीक है ना, ऐसे ही और क्या कहेंगे। दूसरा उदाहरण अगर हम ढूंढें तो क्या होगा, वनवास। क्या होगा, वनवास, वन में वास। वन में वास, यहाँ भी देखेंगे हम तो ये यहाँ भी क्या है, विभक्ति चिन्ह आई है ना। तो यहाँ से क्या बात निकल कर के आई, जिसमें हम जब विभक्ति समास विग्रह करें, विभक्ति का लोप हुआ रहे और वो विभक्ति सामने आ जाए विग्रह करने पर, वहाँ पर हम देखेंगे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, ठीक है ना, और उन भेदों को जानने के लिए जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के जितने भेद होते हैं बेटा, तत्पुरुष समास के भेद मुख्यतः 6 भेद हैं। एक और भी होता है, उसकी भी हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम मुख्यतः जो 6 भेद होते हैं उनको जान लेते हैं, और इनको जानने के लिए बहुत कुछ नहीं करना होता है। इनको सबसे ज़्यादा सरल क्या है, जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता को हटा दीजिए, संबोधन को हटा दीजिए, कर्म से होगा, और वहीं से कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, और इसके बाद संबंध। ठीक, ये अगर फिर से कहेंगे, थोड़ा सा पहले अधिकरण होगा और फिर संबंध होगा, इसको ध्यान बहुत वो नहीं ना, जाने दीजिए, सही है। ये समास के भेद हैं तत्पुरुष के, ठीक है। और इनको पहचानने का तरीका क्या होगा, जिसमें को हटा दिया जाए, जो इनके कारक चिन्ह हैं उन्हीं को हम जब समास विग्रह करें तो वही पाएं। हाँ, ये वाला थोड़ा सा समझाऊंगा यहाँ पर, ये संप्रदान और ये अपादान से यहाँ अलग होने का अर्थ होगा। एक एक उदाहरण लूँगा और उदाहरण को लेकर के फिर बताऊंगा। थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा लेकिन तब भी बताते हैं। अधिकरण बाद में आता है, हमने पहले लिख दिया है। संबंध का की के जो भी, का की के जो भी, ठीक। जो हमारा समास का उदाहरण हमें दिया जाएगा उसमें अगर हम जब देखते हैं, जैसे सबसे पहले हमने लिखा क्या, ग्रामगत जो था, ग्रामगत। जब हमने इसका विग्रह किया तो हमें क्या मिला, ग्राम को गत, ग्राम को गत, ठीक। अब जब यहाँ देखेंगे हम तो जो हमारे पास विभक्ति का लोप हुआ, ये को हुआ, तो यहाँ से हम कर्म कारण, कर्म तत्पुरुष कहेंगे, ठीक। करण से के द्वारा, अब यही थोड़ा सा हमें ये समझना जरूरी है, इनको किसको किसको, एक ये जो करण है और एक जो ये अपादान है,
इन दोनों में ही से का होगा, लेकिन इन दोनों का जो उदाहरण होगा, उदाहरण में हमें पहचानने के लिए ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर के द्वारा मतलब उसी के द्वारा कार्य होगा, मतलब वो उससे वो युक्त होगा, और एक उससे अलग होने की बात की जाएगी, उससे दूरी की बात की जाएगी। सबसे अच्छा उदाहरण जो है हम इसको यही बताएंगे। एक कहेंगे कर्ज, क्या कर्ज युक्त, ठीक। और इसी को सबसे पहले इसको जान लेते हैं, के लिए वाला बाद में देखते हैं। और हम कह देते हैं कर्ज मुक्त। दोनों का ही जब हम समास विग्रह करेंगे तो दोनों में से आएगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों में जो से आया है, दोनों का जो अर्थ है वो अलग देने वाला है। दोनों का अर्थ क्या होगा, पहले इसको देख लीजिए यहीं पर, और उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अलग अर्थ दे रहा है। यहाँ कर्ज युक्त, इसका मतलब कर्ज, इसका मतलब कर्ज से युक्त, इसका मतलब कर्ज से भरा हुआ है। मतलब ये कि यहाँ से ये बात आ रही है कि ये जो से है वो इस यहाँ पर इसी के द्वारा हो रहा है कार्य, ठीक है ना। कार्य होने का मतलब यहाँ पर बताएं हम कि ये जो से है ये इसमें इसकी उपस्थिति है। यहाँ पर जो से है ये कर्ज से मुक्त, कर्ज से मुक्त, यहाँ भी से ही आया है, लेकिन यहाँ वाला जो से है ये इसकी अनुपस्थिति दिखा रहा है, और यहाँ वाला जो से है इसकी उपस्थिति दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो ये वाला करण है, करण का जो से होगा वो यहाँ पर जो इसका जो पूर्व पद होगा उसकी उपस्थिति दिखाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर से का अर्थ उसके होने से होगा, और यहाँ पर जो से का अर्थ है उसके दूर होने से होगा, ठीक है ना। धन युक्त धन मुक्त, ऋण युक्त ऋण मुक्त, ठीक। ऋण युक्त का मतलब ऋण से युक्त, वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज है, ठीक। ऋण मुक्त मतलब वो ऋण से मुक्त है, यहाँ पर ऋण नहीं है, से दोनों में आया है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम और उदाहरण की बात करते हैं कि एक जन्मांध हुआ, जन्म से अंधा, मतलब वो जन्म से ही है, ठीक है ना। और उदाहरण की अगर ऐसे ही 2-3 उदाहरण और लेंगे, यहाँ पर जो से होगा ये लोप होने से हो, ठीक है ना। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे नेत्र मुक्त और नेत्र युक्त ना। तो यहाँ पर नेत्र का मतलब यहाँ उसके पास नेत्र है, वहाँ भी होगा नेत्र से युक्त, इसका मतलब नेत्र है उसके पास, इसके यहाँ पर उसकी उपस्थिति है ना। इसको हम स्पेशली देख लेते हैं, और इसको देखना ज़रूरी होगा भाई। यहाँ से ये एक उदाहरण इसका और देख लेते हैं। नेत्र, यहीं पर ऐसे बता दे रहा हूँ ओरली, ये यहाँ से देखता हूँ, करण का जो है यहाँ बता देता हूँ। नेत्र युक्त मतलब उसके पास नेत्र है, और हमने कहा नेत्र मुक्त, इसका मतलब उसके पास नेत्र नहीं है। दोनों का जब हम समास विग्रह करेंगे, नेत्र से युक्त ना, ऐसे ही नेत्र से मुक्त ना। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात होगी। दोनों में से आया है, लेकिन एक में उसके उपस्थिति की बात करता है, एक में यहाँ पर उसके उपस्थिति जो होगा वो वहाँ पर उसकी अनुपस्थिति को बात करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही और भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से 2-3 उदाहरण आप भी सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए यहाँ पर ऐसा उदाहरण जो ऐसा जब हम समास विग्रह करें तो वहाँ पर हम देखेंगे कि के लिए का अर्थ देता होगा, जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो देखेंगे युद्ध, युद्ध के लिए भूमि, हाँ ठीक। ऐसे ही जेब खर्च, जेब के लिए खर्च ना, हम लोग मांगते ही हैं जेब खर्च ना।
और भी ऐसे एक दो उदाहरण हम देख सकते हैं जिसमें हमारा के का अर्थ हो। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो उदाहरण का हम अगर जिक्र करें तो सबके घर में कौन होगी, दीवार घड़ी ना, हर किसी के यहाँ होगी। तो उसका जो अर्थ होगा क्या होगा, दीवार के लिए घड़ी ना। ऐसे ही विद्यालय जाते हैं, विद्यालय के लिए आलय, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय ना। ये सब क्या हैं, संप्रदान के। अब अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण को शुरुआत में ही हमने बताया था। क्या बताए थे, एक उदाहरण लेकर के आए थे हम, कौन सा था, वनवास। अधिकरण में पर की जो विभक्ति होगी वो दिखाई देगी। तो अधिकरण में क्या होगा, वनवास। क्या बताऊं, जो अधिकरण होगा उसके लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर वनवास ना, वन में वास ना। ऐसे ही और क्या हो सकता है, आत्मविश्वास ना। इसको फिर से यहाँ थोड़ा एक दो उदाहरण और बता देता हूँ। आत्मविश्वास, आत्म में विश्वास होगा नहीं, आत्म पर विश्वास, मतलब आत्मा पर विश्वास, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, एक दो उदाहरण आप भी सोचिए। और क्या होता है, घुड़सवार ना, घुड़सवार। क्या होता है ये, घोड़े पर सवार। क्या होता है ये, घोड़े पर सवार ना। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, ठीक। ये सब क्या है, देख रहे हैं, में पर आया है ना। तो जहाँ पर में और पर का लोप हुआ दिखाई दे, समास विग्रह करने पर वो हमारे सामने आए, वो हमारा अधिकरण होगा। और संबंध, ये संबंध में का की के आता ही है। इसको सबसे सरल देखेंगे हम, जैसे पितृभक्त ना, पिता की, पितृभक्त होगा जो वो पिता का भक्त होगा। पितृभक्ति जो होगी वो पिता की भक्ति होगी, ठीक है ना। उदाहरण देख लेते हैं संबंध में, बहुत अच्छा उदाहरण है। आज के समय में कौन होता है पिता का भक्त, कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे हमने कहा पितृभक्त, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो जो इसका समास विग्रह होगा वो क्या होगा, पिता का भक्त ना। लेकिन अभी तुरंत हम यहाँ बदल दें और हम यहाँ लिख देते हैं क्या, पितृभक्ति। तो क्या हो जाएगा ये, पिता की भक्ति। क्या हो जाएगा, पिता की भक्ति, ठीक। समझ में आ गया होगा ये, ठीक। ऐसे यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये जो वनवास लिखा है इसको हमने लिखा नहीं, वन में वास ना, ठीक। ये हमारे मुख्य भेद थे जो कर्म तत्पुरुष के थे, ठीक है ना, सॉरी तत्पुरुष समास के थे, ठीक है। एक जो होता है उपभेद, हम इसको कह सकते हैं। इसका जिक्र आपको जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन आपको इसको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि आप इसको नहीं जानेंगे तो, और मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा ना। तो उसकी बात करते हैं। कहाँ गई भाई, पेन भी नहीं आ रही है। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो दूसरा वाला होता है इसको हम ये ऐसे लिखा जाता है, ये ठीक, ये इसको हम ये इयां लिखा हुआ है ना। और ये ना जो लिखा गया है, नंग तत्पुरुष कह सकते हैं इसको। सबसे इसमें ना का अर्थ देने वाला होगा, ठीक है ना। क्या होगा इसमें, इसमें हम जो भी हमारा सामासिक पद मिलेगा उसमें ना का अर्थ मिलेगा, ठीक है ना। और वो ना का अर्थ ये अधिकतर जो इसका, हाँ, और ये ऐसा समस्त पद जिसमें कार्य के ना होने के बारे में बताया जाए नकारात्मक रूप से। जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में ना का प्रयोग हुआ रहे, ना का प्रयोग नहीं, ना का प्रयोग नहीं,
मिटाओ इसको भैया। न का अर्थ देने के लिए, न का अर्थ देने के लिए, ना का अर्थ का मतलब नकारात्मक, ना का अर्थ मतलब यहाँ नकारात्मक, नकारात्मक के लिए आ, ये अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यह कार्य के प्रयोग किया जाए, कार्य के ना होने के बारे में बताया जाए, ठीक। उदाहरण की जब बात करेंगे तो जो इसका उदाहरण होगा वो उदाहरण हमारे सामने, हमने अधिकतर देखा है कि हमें कई प्रकार के ऐसे शब्द मिल जाते हैं, जैसे असभ्य ना, और क्या हो सकता है असभ्य के साथ साथ अखंड, और क्या हो सकता है, ढूंढते रहिए नहीं बताएंगे, अचल ना। अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हम देखेंगे ना सभ्य, जो सभ्य ना हो, ना खंड मतलब जो टूटे ना, ना चल ना, इसका मतलब जो ना चले, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे ना 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 हर जगह, तो ये, और देखेंगे अधिकतर आ से ही शुरू होता है ये, ठीक है ना। ये सब हमारे ऐसे शब्द हैं जो कि नंग तत्पुरुष में आते हैं। इनका प्रयोग हमें जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो आप इसको जानते रहिए कि ये क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्लियर हुआ, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, अगले की बात करते हैं, ठीक है ना। और जो अगला होगा हमारा, अव्ययी पढ़ लिया हमने, तत्पुरुष पढ़ा भी केवल 2 समास। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारा जो होगा वो कर्मधारय होगा, कर्मधारय समास। इसमें कई तरह की आपको परिभाषा मिलेगी, इसमें 2 बात आती है, ठीक है ना। 2 तरीके का उदाहरण आपको मिलेगा। पहला उदाहरण वो होगा जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध रहेगा, ठीक। दूसरा उदाहरण आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें उपमेय और उपमान मिलेगा, ठीक। उपमेय और उपमान में हम तुलना करते हैं, ठीक है ना। चंद्रमुख, जो हम अलंकार वाला पाठ आप पढ़ेंगे जब उसमें देखेंगे आप, ठीक है ना। पिछले वीडियो आप देखेंगे उसमें उपमेय और उपमान बताया है हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे जो मुख्य ज़्यादा मिलता है वो हमारा विशेषण और विशेष्य वाला होता है, ठीक। तो और इसके बाद एकाध नहीं, दोनों उदाहरण मिलते हैं। विशेषण आप जानते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो हमारा विशेष्य होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें संज्ञा शब्द मिलेगा, संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाएगा, जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य होता है। इसका मतलब संज्ञा और विशेषण 2 शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। ये हमको पता होना चाहिए कर्मधारय में। और इसका ध्यान रखेंगे, जो हमारा पहला पद होगा इसमें पूर्व पद और उत्तर पद 2 होते ही हैं। तो जो कर्मधारय समास होगा इसमें जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा, जो दूसरा पद होगा वो विशेष्य होगा, ठीक है ना। कमल नयन, तो कमल के समान नयन। और यहीं से एक बात और बताते चलें कि कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि, सबसे ज़्यादा बहुब्रीहि और कर्मधारय और बहुब्रीहि समास जो होता है इनका हम विग्रह जैसे करते हैं उसी अनुसार उनका नाम देते हैं। अभी जब पढ़ा लेंगे तो वो भी बताएंगे। ऐसे ही द्विगु और बहुब्रीहि में भी होता है, ठीक है ना। द्वंद्व समास सबसे बाद में बताएंगे आपको। तो यहाँ से क्या बात समझ में, कर्मधारय जो समास होता है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष। ऐसे ही जो उसमें होगा पहला पद जो होगा वो उपमान, दूसरा पद जो होगा वो उपमेय होगा, ठीक है ना। इसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे चंद्रमुख ना, नरकमल ना, नरसिंह, ये सब, ठीक। यहाँ से हम ये जानते रहेंगे।
तो कर्मधारय की समास की जो परिभाषा बन करके आएगी वो कर्मधारय समास की परिभाषा वो क्या होगी? ऐसा समस्त पद या जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण, यहाँ से हम क्या कहेंगे? जिस समस्त पद में पहला पद, जिसको हम पूर्व पद भी कहते हैं, पहला पद विशेषण, ठीक, और दूसरा पद विशेष होता है, वह क्या होता है? वह कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, ठीक। यहाँ पर हम देखेंगे, अच्छा जो उपमेय और उपमान हमने बताया उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो उसको भूल जाइए। यहाँ हम ये भी बता सकते हैं कि जो उपमेय और उपमान होता है उसको हटा करके जो पहला पद और दूसरा पद होगा उसमें जो दूसरा पद होगा उसी से पहले पद की तुलना की जाएगी। ठीक है ना, ये समझ में आया? ठीक, विद्या के समान धन, जैसे हम कहें विद्याधन ना, तो ऐसे ही। ठीक, पहले उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण की हम जब बात करते हैं तो उदाहरण में जो सबसे पहला उदाहरण हम लेंगे वह कर्मधारय समास का बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो प्रचलित उदाहरण है वो यही है। और वो उदाहरण क्या है भैया? चरण कमल, नील कमल, चरण कमल ना, ऐसे ही परमानंद, परमानंद, हाँ, हरी मिर्च, ये सब हमारे क्या है? हरी मिर्च। चलो पहले हरी मिर्च को ही बताएंगे हम, बाकी सबको भूल जाओ। हरी मिर्च, काली मिर्च, नीली मिर्च, पीली मिर्च, जितनी मिर्च हो हर सब तरह की मिर्च बता दो ना। अब इसका जो हम विग्रह करेंगे, समास को जब हम अलग करेंगे, यही भूमिका निभाता है समास को पहचानने का। कर्मधारय में हम जिस प्रकार से समास का विग्रह कर देते हैं उसी के अनुसार हम बता देंगे। अगर हम तुलना करने वाला जो समास विग्रह है वो करते हैं तो वो कर्मधारय होगा, और अगर हम वहाँ पर किसी तीसरे पद को प्रधानता दे देते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हरी मिर्च को जब हम यहाँ पर समास विग्रह करेंगे, हरी मिर्च है जो, ऐसा हमने कहा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्मधारय हो गया। ठीक, ऐसे ही अगर हम कहें यहाँ पर दूसरा उदाहरण जब लेते हैं, दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, जो हमने कहा नील कमल ना, नील कमल, अब हरा मिर्च, नीला मिर्च, पीला मिर्च कह दिए, नील कमल भी वैसे ही है। अब श्वेतांबर कहेंगे तो वो भी वैसे ही होगा, पीतांबर कहेंगे तो वो भी वैसे ही होगा। तो दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हम परमानंद कहेंगे। क्या कहेंगे? परमानंद। इसका समास विग्रह हम जब करेंगे, समास विग्रह करने का जो हमारा तरीका होगा वही हमारा यह बताता है कि यह किस भेद के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम जब इसका समास विग्रह करेंगे तो परम है आनंद जो, परम है आनंद, परम है आनंद जो। ठीक, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि समास विग्रह जिस प्रकार से हम करते हैं कर्मधारय समास में, हमने क्या कहा था? विशेषण और दूसरा पद, विशेषण और विशेष। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ हरी और मिर्च, ये हमारा जो हरी है ये हमारा जो है ये पहला पद है। ठीक, और जो मिर्च है यह हमारा दूसरा पद है। ठीक है ना, हमने परिभाषा में कहा कि दूसरा पद विशेष होता है, तो जो मिर्च है ये हमारा संज्ञा है और जो हरी है ये हमारा विशेषण है। यहाँ से कर्मधारय में जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है। विशेषण वो होता है जो
शब्द की विशेषता बताता है। विशेष वो होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। एक प्रकार से विशेषण और संज्ञा होता है। विशेष के लिए आप परेशान नहीं होंगे, विशेष वही होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। यहाँ से आप ये जान लीजिए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो हमारा क्या होता है। बहुत गलत लिख देता हूँ ना, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक, वो हमारा क्या होता है, विशेष कहलाता है। ये आप जानते रहेंगे। क्या जानते रहेंगे? जिसकी हम विशेषता बताएं वो हमारा विशेष कहलाता है। ठीक, विशेषण आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो क्लास को ज़्यादा ना लंबा करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण पर, नहीं तो क्लास लंबी होती जाएगी। आप वैसे मेरा प्रयास है कि आप बोर ना हो, उबाऊपन ना महसूस करें, इसीलिए हमने आपको हरी मिर्च और परमानंद ये सब देने की बात कह दी है ना। परमानंद कैसे आएगा वो तो आप जानते ही हैं। ऐसे ही नर्सिंग एक उदाहरण ले लेते हैं जिसमें हम कभी इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेषण और विशेष है। एक यहाँ पर उपमेय और उपमान की भी बात कर लेते हैं। नर्सिंग अगर हम कहें तो यहाँ पर इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करते समय हम बताएंगे नरों में है जो सिंह, मतलब वो यहाँ पर जो नर है उसकी तुलना सिंह से की गई है। यहाँ भी हम देखेंगे कर्मधारय समास होगा, नरों में सिंह के समान कह देंगे। यहाँ इसका जो सही समास विग्रह करेंगे उसको सही लिख ही देते हैं। सही समास विग्रह क्या होगा, नरों में सिंह के समान चंद्रमुख भी ऐसे ही है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कर्मधारय समास ही होगा, ठीक है ना। ये जो नर है इसकी जो तुलना की गई है वो शेर से की गई है, ठीक है ना। ये ऐसे ही अगले पर अब हम चलते हैं, ठीक है। ये कितना क्लियर हुआ। इसके बाद एक बात, यहाँ पर हम उपमेय और उपमान की बात कर रहे थे, तो यहाँ उपमेय और उपमान में अगर आपको समस्या हो रही हो तो यहाँ हम बताएंगे कि नरसिंह ये हमारा जो है वह पूर्व पद है, ये हमारा उत्तर पद है यहाँ से, ठीक। यहाँ पर पूर्व पद की जो तुलना है वह उत्तर पद से की गई है, यहाँ भी हमारा कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना। ऐसे ही चंद्रमुख बहुत ज़्यादा, मुख चंद्र कह सकते हैं, विद्याधनु कह सकते हैं, कर कमल कह सकते हैं। कर कमल में कमल के समान कमल, कर मतलब ये हाथ, ठीक। लिख देते हैं, लिख दूं भैया आपको जिससे कि समस्या ना हो, क्योंकि सब इसका 2 उदाहरण बताए तो इसको भी हम बता ही देते हैं। कर कमल, यहाँ पर हम जब देखेंगे तो जो कर कमल है यहाँ पर कर कमल में हमारा कर्मधारय समास है, और यहाँ पर कमल के समान कर मतलब यहाँ पर हाथ की बात की गई है। तो कमल के समान कर, तो यहाँ देखेंगे कर कमल, ये हमारा पूर्व पद, ये हमारा उत्तर पद। यहाँ पर पूर्व पद की तुलना उत्तर पद से की गई है, ठीक। इस वाले में क्या था, पूर्व पद जो था वो विशेषता बताने का काम कर रहा था। यहाँ पर विशेषता बताने के लिए पूर्व पद को उत्तर पद से तुलना कर दिया गया है, ठीक। क्लियर हुआ। चलते हैं अगले पर। यहीं एक और बताते चलें भाई, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसको अभी बताएं बाद में। चलो एक बहुब्रीहि बता देते हैं ना। बहुब्रीहि बताने के बाद जब हम तब हम कर्मधारय और बहुब्रीहि का वो बता देते हैं। ओफोल, रुकते हैं थोड़ा सा ना। अब सिस्टम पे सही हो गया। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। क्लास छोड़ के भागेंगे नहीं, आप पूरा देख करके जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो समझ में आपको आधा ही आया होगा। अभी तक हमने आपको केवल 3 बताया है, अभी 3 बाकी हैं। बहुब्रीहि,
द्विगु और द्वंद्व, ठीक है ना। बहुब्रीहि समास में जो होगा ये बहुत सरल है। इसका जो है जिस समस्त पद में लिख दूँ सही से, नहीं तो आप कहेंगे कि हिंदी भी गलत लिख रहे हैं ना। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर हम क्या कहेंगे, वहाँ पर वह अव्ययी भाव, अव्ययी भूल नहीं रहा है मुझे, हाँ, वह बहुब्रीहि समास होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। क्लास 1 घंटे से ज़्यादा हो रही है तो कोई बात नहीं, पढ़ना ज़रूरी है ना। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद या उत्तर पद ना प्रधान होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे सामने समस्त पद दिया गया रहेगा उस वह विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया रहेगा और किसी और की बात की जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बहुत ज़्यादा जो प्रचलित उदाहरण है वो आपका वो यही है, क्या है, दशानन। ठीक, दशानन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 10 हैं आनन जिसके, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है 10 हैं आनन जिसके, और यहाँ पर देखेंगे अर्थात शब्द जरूर लगा हुआ मिलता है, और ये हमारा यहीं से पता चलता है। अगर जब हमारे सामने दिया गया रहेगा जो शब्द है वह ऐसे लिखा हुआ रहेगा, जब उसका समस्त पद बनाएंगे तो ये मिलेगा, उसमें हम देखेंगे कि दोनों भी कोई में प्रधान नहीं है, वहाँ पर हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये ना तो इसको प्रधानता दी गई है ना तो इसकी प्रधानता दी गई, विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर दशानन जो है हमारा बहुब्रीहि समास होगा। ऐसे ही लंबोदर की भी बात हम कर लेते हैं। लंबोदर जब हम लिखेंगे, हमने यहाँ लिखा लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट होता है, और ये किसके लिए, ये विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, ये गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने कहा लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर। तो यहाँ से हमने देखा कि फिर हम लंबोदर ही लिख रहे हैं, जिसका अर्थात श्री गणेश। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये क्या है, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर जो पूर्व पद है जो उत्तर पद है दोनों में कोई प्रधान नहीं है, किसी तीसरी की बात की गई है। यहीं से एक बात और बताते चलें कि यहाँ पर जब हम देखेंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि में यही अंतर होता है। हमने कह दिया होता लंबोदर में अगर कि लंबा है उदर जिसका, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम कर्मधारय कह सकते हैं, ठीक है ना। और जब हमने कहा लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश, तो यहाँ पर हम कह देंगे बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। अर्थात जैसे ही जोड़ करके लिखा जाएगा, तीसरे व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा, तीसरा शब्द आ जाएगा जिसको प्रधानता दी जाएगी, वहाँ पर हम बहुब्रीहि कह देंगे, नहीं तो हम वहाँ पर कर्मधारय कहेंगे, ठीक है ना। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके अर्थात श्री हरि विष्णु अगर कह देते हैं तो यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। कमल के समान नयन कहते हैं तो यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। यहीं से कर्मधारय और बहुब्रीहि का अंतर जान लीजिए, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये। आगे चलते हैं, अगला बताते हैं, और जो अगला होगा हमारा वह होगा द्विगु समास। सबसे सरल समास
अगर अव्ययी भाव के बाद है तो वह यही है। अव्ययी भाव में तो हम थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं कि हम अव्यय कैसे पहचानेंगे, लेकिन द्विगु समास में हम जरा भी परेशान नहीं होंगे। द्विगु समास को पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि इसका जो पहला पद होगा वह संख्यावाचक होगा, बस बात खत्म। जिस समस्त पद में पहला पद क्या होगा, पहला पद संख्यावाचक होगा, वह हमारा क्या कहलाएगा, वह द्विगु समास कहलाएगा। ठीक, द्विगु समास कहलाएगा। इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, और वह ये है कि हम जो बहुब्रीहि समास है और जो द्विगु समास है उसमें जैसे ही उनका हम समास विग्रह करते हैं उस आधार पर ही हम कहेंगे कि हमारा द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है। उदाहरण उसका भी हम बता देते हैं आपको। हमने लिखा, क्या लिखा यहाँ पर, अगर हमने लिखा क्या, नवरात्र कई आ गया भाई। ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह। ठीक, ऐसे ही अब यहाँ देखेंगे और क्या देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ये 9 संख्यावाचक है, बहुत सरल है। इसको समझने के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल एक जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक होगा और जो ये संख्यावाचक प्रयोग किया जाएगा विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जाएगा, और इसमें देखेंगे तो बाकी सब समूह, और वो भी समूह का बोध कराएगा, मतलब उसके जो समस्त पद है उसके समस्त पद का समूह बताने का काम करेगा। तो किसका, रात्रियों का। ठीक, यहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमने कहा चौपाया, तो ये इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो वो क्या होगा, 4 पैरों वाला, 4 पैरों वाला। ठीक, ऐसे ही हाँ, कहीं कहीं समाहार समूह दोनों प्रयोग किए जाते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना। यहाँ देख रहे होंगे आप नवरात्रियों का समूह, चौपाया, 4 पैरों वाला। इसमें देख रहे हैं पहला शब्द क्या है, चौ लिखा है, इसका मतलब 4 है। ऐसे ही चौराहा कह सकते हैं, सप्ताह कह सकते हैं, त्रिभुवन कह सकते हैं। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब संख्यावाचक शब्द बता रहे हैं। तिरंगा, हम झंडा जो लहराते हैं उसको तिरंगा कहा जाता है, जो हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज है। 3 रंगों का समूह होता है। समाहार और समूह ऐसे ही जो पंजाब है, 5 आबों का समूह, मतलब 5 नदियों का। ऐसे ही अष्टभुज, 8 भुजों का समूह। ठीक है ना, अष्टभुजाओं का। ऐसे ही 9 ग्रहों का समाहार। तो ये सब हमारे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित उदाहरण हैं, उनको हम यहाँ पर अब उदाहरण लिखेंगे, आप इनका समास विग्रह खुद से करेंगे। और क्या क्या उदाहरण होगा मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, 9 ग्रह। ठीक, इसका समास विग्रह आप खुद से करेंगे। ठीक है ना, 9 ग्रह, चतुर्भुज। ठीक, ऐसे ही पंजाब आपके यहाँ एक राज्य है। ठीक है ना, और क्या हो सकता है, सप्ताह, देख रहे हैं, सप्त, पंज, चतु, 9 ना। ऐसे ही और त्रिभुवन ना, त्रिलोक, त्रिनेत्र, त्रिभुवन। ध्यान देंगे जो हमारा त्रिनेत्र होगा, 3 नेत्रों वाला, जब कहेंगे 3 नेत्रों का समूह, ध्यान रखेंगे। त्रिभुवन, 3 भवनों। ठीक है ना, ऐसे ही 3 भुवनों का समूह। ये सब उदाहरण आप इनका समास विग्रह खुद से करेंगे। अब हमने बता दिया आपको, और यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा, देखिए 9 चतु पंज सप्त त्रि,
ये सब क्या हैं? सब संख्यावाचक हैं। इसका मतलब यहाँ जब भी हमें संख्यावाचक शब्द मिलेगा किसी भी समस्त पद में तो हमारा द्विगु समास कहलाएगा। बहुत ईजी है ये, ठीक है ना। चलते हैं, इससे भी ईजी हम सबको ईजी ही बताएंगे। सब ईजी है, सब सरल है। जो सबसे अंतिम है आपका समास, और अंतिम समास में हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास की आप जब महाभारत का युद्ध देखे रहे होंगे तो वहाँ पर द्वंद्व युद्ध की बात की जाती है, मल्ल युद्ध की बात की जाती है, ये समानता वालों में बात की जाती है। इसका सबसे सरल तरीका ये है कि इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, कोई एक प्रधान नहीं होगा। तो जिस समस्त पद में क्या? दोनों पद। कौन से? दोनों नहीं, हम यहाँ कहेंगे पूर्व पद और उत्तर पद, और उत्तर पद दोनों क्या होंगे? दोनों ही प्रधान होंगे, मुख्य होंगे, दोनों प्रधान होंगे। वह द्वंद्व समास कहलाएगा, वह द्वंद्व समास कहलाएगा। एक बात और यहीं पर हम देखेंगे, वो क्या होगा उसको हम पहचान के रूप में बताएंगे। और वो पहचान क्या होगी? पहचान वो होगी हमारी, जो पहचान की जब हम बात करेंगे, इसमें एक ये जिसको आप डैश बोलते हैं, ऋण बोल सकते हैं, इसको हम योजक बोलते हैं हिंदी में। आपने पढ़ा होगा विराम चिन्ह में, अभी पढ़ा दूंगा आपको। इसको हम योजक बोलते हैं। अगर दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। ये इसकी पहचान है। पहचान के बाद अब उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण आपका जब भी हम देखेंगे दोनों ही पद प्रधान होंगे, कोई एक ना तो प्रधान होगा ना दूसरा प्रधान होगा, दोनों ही मुख्य होंगे। और मुख्यता की जब बात करते हैं तो मुख्यता में हम देखेंगे क्या, जैसे हमने लिखा माता पिता, ठीक, सबसे ज़्यादा हम कहेंगे डेली या प्रतिदिन दाल भात ना, और क्या खिचड़ी के साथ साथ दही चूड़ा खाते हैं आप लोग। और क्या हो सकता है? हाँ, दूसरा बताइए। हानि लाभ सुख दुख, ये सब क्या हैं? सुख दुख। इसमें देखिए आप, इन सब में आप देख रहे हैं पहचान हमने जो बताया आपको, देख लीजिए सब में योजक जुड़ा हुआ है, सब में योजक जोड़ा गया है, देख रहे हैं योजक चिन्ह, ठीक। इसके साथ साथ दोनों पद प्रधान हैं, कोई एक प्रधान नहीं है, दोनों ही पद आपके प्रधान हैं। ये भी प्रधान है, ये भी मुख्य है, और ये भी मुख्य ही है। तो यहाँ से हम, और जब इनका हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में और शब्द का भी प्रयोग हुआ रहेगा। माता और पिता, दाल और भात सबसे ज़्यादा आप खाते हैं। दाल चावल खाते हैं कि दाल भात खाते हैं? हाँ, दही और चूड़ा, क्या खाते हैं आप? दाल चावल या दाल भात? क्या खाते हैं? दाल भात खाया जाता है। चावल, उसका जो चावल अनाज का नाम वो होता है जो पकने से पूर्व होता है, पकने के बाद वो भात बन जाता है, ठीक है ना। हानि और लाभ, ठीक। ऐसे ही सुख और दुख,
देख रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दोनों पद प्रधान हैं और इनको पहचानने का जो तरीका है, जैसे ही हम समस्त पद का हम विग्रह करेंगे, अलग करेंगे तो और जरूर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है ना। ये आपके जितने समास थे सब पूरे हुए। अब आपको समास समझ में आ गया होगा ना। समास में अगर जरा सा भी आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप बताएंगे कमेंट करके। वैसे उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आया होगा। क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आपको हमने सब चीज़ें बताया है और बहुत धीरे धीरे बताया, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। एक बार आप देख लीजिए इसको। ठीक, देखने की बात क्या करेंगे, आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिएगा, आपको खुद ही जो ना समझ में आया हो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। हमने आपको कहा ही था। ऐसे ही होमवर्क के लिए आप हर जितने भी समास हैं सभी के भेद जो हैं उनके सबके 5-5 उदाहरण ज़रूर लिखिएगा, प्रयास करिएगा और कोशिश करिएगा कि जो आपका समास का उदाहरण है वो आपके दैनिक जीवन के, जैसे दाल भात की हमने बात कही ना, हानि लाभ की बात कही, ठीक है ना, सुख और दुख की बात कही, ऐसे ही आप भी कुछ उदाहरण ढूंढिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत में धन्यवाद।